ट्रेड यूनियन, एक तरफ ट्रेड यूनियन, दूसरी तरफ राष्ट्रीय दल। भारतीय मजदूर संघ बीजेपी, भारतीय मजदूर संघ बीजेपी, भारतीय मजदूर संघ बीजेपी, भारतीय मजदूर संघ संबंधित है बीजेपी से, भारतीय मजदूर संघ बीजेपी। अखिल इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ बीजेपी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ बीजेपी, भारतीय मजदूर संघ बीजेपी, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट इंडिया पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस सीपीआईएम, 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 भारतीय मजदूर संघ बीजेपी, भारतीय मजदूर संघ बीजेपी, इंडियन नेशनल यूनाइटेड, इंडियन नेशनल यूनाइटेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय 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 कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ बीजेपी, भारतीय मजदूर संघ बीजेपी, इंडियन ट्रेड यूनियन ट्रेड, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन रिवोल्यूशनरी पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस CPI, 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 सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस CPIM, CPIM, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी कि C2 CPI, C2 सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियंस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CPIM, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस CPIM, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस CPIM, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CPIM, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CPIM, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CPIM, भारतीय मजदूर संघ BJP, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियंस कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियंस कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, गणतांत्रिक समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस CPI, CPI, सेंटर ऑफ इंडियन यूनियन कांग्रेस CPIM, सेंटर ऑफ इंडियन यूनियन कांग्रेस CPIM, संविधान के अनुच्छेद 330 से 334 तक लोकसभा विधानसभा में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं, इसमें महिलाएं नहीं हैं, अतः संविधान संशोधन कर महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। आर्टिकल 330 से 334 तक लोकसभा विधानसभा में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 330 से 334 में, आर्टिकल 330 से 334 में संविधान के अनुच्छेद 330 से 334 में, अनुच्छेद 330 से 334 में संविधान के अनुच्छेद 330 से 334 है, संविधान के अनुच्छेद 330 से 334 में, संविधान के अनुच्छेद 330 से 334 में तक, संविधान के अनुच्छेद 330 से 334 तक लोकसभा विधानसभा में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा विधानसभा में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा विधानसभा में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा विधानसभा में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा विधानसभा में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें महिलाएं नहीं हैं, महिलाएं नहीं हैं, तब संविधान संशोधन कर महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। जिसमें महिलाएं नहीं हैं, अतः संविधान में संशोधन कर महिलाओं के लिए प्रावधान किया जा सकता है। अतः संविधान में संशोधन कर महिलाओं के लिए प्रावधान किया जा सकता है। महिलाओं के लिए प्रावधान किया जा सकता है। आर्टिकल 330 से 334 के बीच लोकसभा विधानसभा में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान, कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें महिलाएं नहीं हैं, अतः संविधान संशोधन कर महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। अतः संविधान में संरक्षण कर महिलाओं के लिए प्रावधान किया जा सकता है। अतः संविधान में संरक्षण कर महिलाओं के लिए प्रावधान किया जा सकता है। संविधान में संरक्षण कर महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। रजनी कोठारी ने
भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के बाद दलीय व्यवस्था को भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था कहा है के रूप में वर्णित किया है। रजनी कोठारी ने भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। रजनी कोठारी ने भारत की दलीय व्यवस्था को स्वतंत्रता के बाद भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय व्यवस्था वाली एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। रजनी कोठारी ने भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। भारतीय दलीय व्यवस्था को एक दलीय व्यवस्था दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। भारतीय दलीय रजनी कोठारी ने भारतीय दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। दल बदल अधिनियम 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जिसे 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली तथा यह 1 मार्च 1985 से लागू हुआ। दल बदल कानून 52वें अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा दल बदल अधिनियम 52वें अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा 52वें अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा गठित हुआ 1985 द्वारा आया 1 मार्च 1985 से लागू द्वारा मंजूरी मिली, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। 1985 द्वारा 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली तथा यह 1 मार्च 1985 से लागू हुआ। 1 मार्च 1985 से लागू हुआ द्वारा इसके द्वारा पहली बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। दल बदल अधिनियम 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 से लागू हुआ 1985 से लागू हुआ। इसमें पहली बार जो है राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त मिली। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। इसके द्वारा पहली बार दल बदल अधिनियम 52वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया 1985 में लागू किया गया। 52वें दल बदल अधिनियम 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में लागू किया गया। दल बदल अधिनियम 52वें अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा लागू किया गया। दल बदल अधिनियम 52वें अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा लागू किया गया। दल बदल अधिनियम 52वें अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा लागू किया गया। दल बदल अधिनियम 52वें अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा लागू किया गया। दल बदल अधिनियम 52वें अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा लागू किया गया। पहली बार इसे संवैधानिक दर्जा मिला। इसके द्वारा पहली बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता मिली। इसके द्वारा पहली बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा मिला। इसके बाद पहली बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा मिला। दल बदल अधिनियम 1985 के अनुसार विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य एक राष्ट्रीय दल से एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में विलय कर लें तो वैध माना जाएगा। दल बदल अधिनियम 1985 के अनुसार विधानमंडल दल के कम से कम 2/3 सदस्य
एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में विलय कर लें तो वैध माना जाएगा। दल बदल अधिनियम दल बदल अधिनियम 1985 के अकॉर्डिंग दल बदल अधिनियम 1985 के अकॉर्डिंग एक राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 सदस्य दूसरी राजनीतिक दल में विलय कर लें तो वैध माना जाएगा। वैध माना जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व दल बदल अधिनियम 1985 के अनुसार दल बदल अधिनियम 1985 के अनुसार 2/3 सदस्य किसी एक राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य अगर दूसरी राजनीतिक दल में विलय कर लें तो वैध माना जाएगा। वैध माना जाएगा। कोई नाम निर्दिष्ट मनोनीत सदस्य नियुक्त होने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। कोई नाम निर्दिष्ट या मनोनीत सदस्य नियुक्त होने के बाद कोई नाम निर्दिष्ट या मनोनीत सदस्य कोई नाम निर्दिष्ट या मनोनीत सदस्य कोई नाम निर्दिष्ट या मनोनीत सदस्य नियुक्त होने के बाद 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। यदि ऐसा करेगा तो उसकी सदस्यता रद्द होगी, अर्थात 6 माह के अंदर ही राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। कोई नाम निर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य नियुक्त होने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। कोई नाम निर्दिष्ट या मनोनीत सदस्य कोई नाम निर्दिष्ट या मनोनीत सदस्य नियुक्त होने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। किसी राजनीतिक दल के कोई नाम निर्दिष्ट मनोनीत सदस्य नियुक्त होने के बाद कोई नाम निर्दिष्ट या मनोनीत सदस्य नियुक्त होने के बाद कोई नाम निर्दिष्ट या मनोनीत सदस्य नियुक्त होने के 6 महीने के बाद कोई अन्य राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। नियुक्त होने कोई नाम निर्दिष्ट मनोनीत सदस्य नियुक्त होने के बाद कोई नाम निर्दिष्ट या मनोनीत सदस्य नियुक्त होने के बाद 6 महीने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। कोई नाम निर्दिष्ट मनोनीत सदस्य नियुक्त होने के 6 माह बाद किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। नियुक्त होने के 6 महीने बाद किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। शामिल नहीं हो सकता है। यदि ऐसा करेगा तो सदस्यता रद्द होगी। अर्थात 6 माह के अंदर ही राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। अगर ऐसा करेगा तो सदस्यता रद्द होगी। 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 कोई नाम निर्दिष्ट या मनोनीत सदस्य नियुक्त होने के 6 माह बाद किसी दूसरे राजनीतिक दल में विलय नहीं कर सकता है। दूसरे राजनीतिक दल में विलय नहीं कर सकता है। अर्थात 6 माह के अंदर ही राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। यदि ऐसा करेगा तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो 6 माह के अंदर ही वह किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। कोई निश्चित समयावधि नहीं है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। कोई निश्चित समयावधि नहीं है जिसके अधीन पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। कोई निश्चित समयावधि नहीं है जिसके अंदर कोई निश्चित समयावधि नहीं है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। कोई निश्चित समयावधि नहीं है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। कोई निश्चित समयावधि नहीं है जिसके अंदर दल बदल अधिकारी को कोई निश्चित समयावधि नहीं है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। कोई निश्चित समयावधि नहीं है
कोई निश्चित समयावधि नहीं है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला निश्चित करना होता है। कोई निश्चित समयावधि नहीं है जिसके अधीन पीठासीन अधिकारी को कोई निश्चित समयावधि नहीं है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। इसके अंदर दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। कोई निश्चित समयावधि नहीं है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। दल बदल विरोधी अधिनियम। कोई संसद विधायक उस दल की सदस्यता स्वेच्छा पूर्वक त्याग दे जिससे वह संबंधित था तो वह अयोग्य या अनर्ह ठहराया जाएगा। कोई संसद या विधायक दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत कोई सांसद विधायक उस दल की सदस्यता स्वेच्छा पूर्वक त्याग दे जिससे वह संबंधित था तो अयोग्य माना जाएगा। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत कोई सांसद या विधायक उस दल की सदस्यता स्वेच्छा पूर्वक त्याग दे से वह संबंधित है तो अयोग्य या अनर्ह ठहराया जाएगा। कोई सांसद या विधायक अपनी स्वेच्छा से जो है त्याग दे, उस दल की सदस्यता त्याग दे जिससे वह संबंधित था। कोई सांसद या विधायक अपनी स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग दे जिससे वो संबंधित है। कोई सांसद या विधायक अपनी स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग दे जिससे वो संबंधित था। अपनी स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग दे जिससे वो संबंधित था तो ऐसे सदस्य अयोग्य ठहराए जाएंगे। तो ऐसे सदस्य अयोग्य अनर्ह ठहराया जाएगा। ऐसे सदस्यों को अयोग्य अनर्ह ठहराया जाएगा। किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थिति रखेगा तो भी अयोग्य ठहराया जाएगा। किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थिति रखेगा तो भी अयोग्य ठहराया जाएगा। किसी विशेष अवसर पर मतदान से अनुपस्थिति रखेगा तो भी हटा दिया जाएगा तो भी अयोग्य ठहराया जाएगा। किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थित रखेगा तो भी अयोग्य ठहराया जाएगा। किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थिति रखेगा किसी होने वाले मुद्दे से होने वाले मतदान से किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थिति रखेगा तो अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। अपवाद। सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर स्वेच्छा से मूल राष्ट्रीय दल की सदस्यता छोड़ देता है। अपवाद। सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। अपवाद। सदन का अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। अपवाद है ये। सदन की अध्यक्षता या उपाध्यक्षता निर्वाचित होने पर सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। यदि ऐसे पद पर न रह जाने के बाद वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। यदि ऐसे पद पर न रह जाने के बाद वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। वह जैसे इस पद से हटता है वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। और जैसे ही इस पद से हटता है वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। वह जैसे ही इस पद से हटता है वह राजनीतिक दल से पुनः सम्मिलित हो जाता है। वह अपने राजनीतिक दल से पुनः सम्मिलित हो जाता है। वह जैसे ही पद से हटता है तो वह राजनीतिक दल से पुनः सम्मिलित हो जाता है।
साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ भूपोर्तम आंदोलन चलाया। साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ भूपोर्तम आंदोलन चलाया। साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ भूपोर्तम आंदोलन चलाया। साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ भूपोर्तम आंदोलन चलाया। साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से साम्यवादी दलों ने आंध्र प्रदेश में संयुक्त रूप से साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ भूपोर्तम आंदोलन चलाया। संयुक्त रूप आंध्र प्रदेश में साम्यवादी दलों ने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया। संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया। संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया। भूपोर्तम आंदोलन चलाया। साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ साम्यवादी दलों ने कांग्रेस के खिलाफ भूपोर्तम आंदोलन चलाया। साम्यवादी दलों ने कांग्रेस के खिलाफ भूपोर्तम आंदोलन चलाया। साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से कांग्रेस के खिलाफ साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से कांग्रेस के खिलाफ भूपोर्तम आंदोलन चलाया। भूपोर्तम आंदोलन चलाया। भूपोर्तम आंदोलन चलाया। साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ भूपोर्तम आंदोलन चलाया। साम्यवादी दलों ने कांग्रेस के खिलाफ भूपोर्तम आंदोलन चलाया। भूपोर्तम आंदोलन चलाया। भूपोर्तम आंदोलन चलाया। 1963 की कामराज योजना का 1963 की कामराज योजना का प्रमुख 1963 की कामराज योजना का प्रमुख उद्देश्य 1963 की कामराज योजना का प्रमुख उद्देश्य 1963 की कामराज योजना का प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस को जीवंत बनाते हुए राष्ट्रीय विकास में योगदान देने हेतु प्रेरित करना। कांग्रेस को जीवंत बनाते हुए राष्ट्रीय विकास में योगदान देने हेतु प्रेरित करना। कांग्रेस को जीवंत बनाते हुए 1963 की कामराज योजना कांग्रेस को जीवंत बनाते हुए कांग्रेस को जीवंत बनाते हुए उन्नीस सौ तिरसठ की कामराज योजना का प्रमुख उद्देश्य 1963 की कामराज योजना का प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस को जीवंत बनाते हुए राष्ट्रीय विकास में योगदान देने हेतु प्रेरित करना। 1963 की कामराज योजना का प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस को जीवंत बनाते हुए राष्ट्रीय विकास में योगदान देने हेतु प्रेरित करना। 1963 की कामराज योजना का प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस को जीवंत बनाते हुए राष्ट्रीय विकास में योगदान देना। कांग्रेस को जीवंत बनाते हुए राष्ट्रीय विकास में योगदान देना। राष्ट्रीय विकास में योगदान देना। कांग्रेस को जीवंत बनाते हुए राष्ट्रीय विकास में योगदान देना। राष्ट्रीय विकास में योगदान देना। कांग्रेस को जीवंत बनाते हुए राष्ट्रीय विकास में योगदान देना। कांग्रेस को जीवंत बनाते हुए राष्ट्रीय विकास में योगदान देना। कांग्रेस को जीवंत बनाते हुए राष्ट्रीय विकास में योगदान देने हेतु प्रेरित करना। कांग्रेस को जीवंत बनाते हुए राष्ट्रीय विकास में योगदान देने हेतु प्रेरित करना। 1963 की कामराज योजना का प्रमुख उद्देश्य 1963 की कामराज योजना का प्रमुख उद्देश्य है 1963 की कामराज योजना का प्रमुख उद्देश्य 1963 की कामराज योजना का प्रमुख उद्देश्य 1963 की कामराज योजना का प्रमुख उद्देश्य 1963 में कामराज योजना का प्रमुख उद्देश्य
63 में कामराज योजना का प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस को जीवंत बनाते हुए राष्ट्रीय विकास में योगदान देने हेतु प्रेरित करना। कांग्रेस को जीवंत बनाते हुए राष्ट्रीय विकास में योगदान देने हेतु प्रेरित करना। कांग्रेस को जीवंत बनाते हुए राष्ट्रीय विकास में मदद करना। राष्ट्रीय विकास में योगदान देने हेतु प्रेरित करना। राष्ट्रीय विकास में योगदान देने हेतु प्रेरित करना। राष्ट्रीय विकास में योगदान देने हेतु प्रकट करना प्रेरित करना। चुनावी बांड 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी अधिसूचना जारी की। चुनावी बांड 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसकी सूचना जारी की। केंद्र सरकार ने इसकी सूचना जारी की। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की। 2017-18 के बजट में घोषणा हुई। चुनावी बांड जारी होने के बाद 2017-18 के बजट में घोषणा हुई। चुनावी बांड जारी होने के बाद चुनावी बांड जारी अधिसूचना जारी की गई। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। केंद्र सरकार द्वारा एक सूचना जारी की गई। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार द्वारा एक सूचना जारी की गई। 2017-18 के बजट में घोषणा हुई कि चुनावी बांड जारी होने के बाद 15 दिन तक वैध रहेंगे। घोषणा हुई बजट के चुनावी बांड जारी होने के बाद 15 दिन तक वैध रहेंगे। अधिसूचना जारी की। 2017-18 के बजट में घोषणा हुई कि चुनावी बांड जारी होने के बाद 15 दिनों तक वैध रहेंगे। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना दी। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना दी। 2 जनवरी 2018 को सरकार ने इसकी सूचना दी। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसकी सूचना दी। 18 को केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की। 2017-18 के बजट में घोषणा हुई। चुनावी बांड जारी होने के बाद चुनावी बांड जारी होने के बाद 15 दिन तक वैध रहेंगे। चुनावी बांड जारी होने के 15 दिन तक वैध रहते हैं। चुनावी बांड जारी होने से 15 दिन के लिए वैध रहते हैं। चुनावी बांड जारी होने से 15 मिनट के लिए वैध होते हैं। चुनावी बांड जारी होने से 15 मिनट के लिए वैध होते हैं। 15 मिनट के लिए वैध होते हैं। चुनावी बांड जारी होने से 15 मिनट चुनावी बांड जारी होने से 15 मिनट कह रहा है, कुछ भी बोल दे रहा हूँ। 15 दिनों तक वैध रहेंगे। चुनावी बांड जारी होने के बाद 15 दिनों तक वैध रहेंगे। चुनावी बांड योजना 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की। 2017-18 के बजट में घोषणा हुई कि चुनावी बांड जारी होने के बाद 15 दिन तक वैध रहेंगे। 2017-18 के बजट में घोषणा हुई कि चुनावी बांड जारी होने के बाद 15 दिन तक वैध रहेंगे। चुनावी बांड 15 दिन के लिए वैध रहेंगे। चुनावी बांड के माध्यम से वही राजनीतिक दल चंदा ले सकते हैं जो राजनीतिक दल पंजीकृत हों।
तथा पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हों। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से वही राजनीतिक दल चंदा ले सकते हैं जो राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से वही राजनीतिक दल चंदा ले सकते हैं जो राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। जो राजनीतिक दल पंजीकृत हैं तथा पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हों। तथा पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हों। लोकसभा विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हो। लोकसभा विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% लोग प्राप्त किए हों। 1% मत प्राप्त किए हों। 1% मत प्राप्त किए हों। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अनुसार संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है बशर्ते आधारभूत ढांचे को छोड़कर। आधारभूत आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संसद संविधान के किसी भाग में किसी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संविधान के किसी भाग में संसद संशोधन कर सकती है बशर्ते यह मामला न हो। संशोधन कर सकती है। यहीं मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि नींद बहुत तगड़ी आ रही है।